इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके सिलेबस में कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल, एक ये टॉपिक है। टाइम ऑफ सप्लाई है, क्लासीफाई टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कंपोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा 15 मार्क्स का, जो कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव का सेशन अलग से लेंगे, उसका एक अलग से वीडियो रिकॉर्डेड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल और कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। थर्ड क्वेश्चन चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें ए पार्ट बी पार्ट होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 7-8 मार्क्स के। इनमें 7-8 मार्क्स इधर ए सॉल्व करो या तो बी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटेशन केस स्टडी बेस है, और क्वेश्चन नंबर 5 थियरी या शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करो। शॉर्ट नोट्स का भी एक अलग से सेशन ले लेंगे। पेपर पैटर्न दिया है कैसे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हम लोग यही शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन है, टर्नओवर, आईटीसी का एडजस्टमेंट लेना कैसे, नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो ए प्लस बी या सी प्लस डी। ए बी में क्या आएगा? वैल्यूएशन ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई। दोनों अगर ये सिलेक्ट किया तो दोनों सॉल्व करने होंगे, या तो प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ में टाइम ऑफ सप्लाई साथ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपको मिल सकता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करने आएगा। इधर ये सॉल्व कर लो या तो रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी और एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो थियरी क्वेश्चंस होंगे, और शॉर्ट नोट्स कोई भी सिलेक्ट कर लो, या तो ये सॉल्व करो या तो ये। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। जितने क्वेश्चंस कराएंगे सफिशिएंट है, और कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए, इसके बाहर से कुछ पूछेंगे भी नहीं, बेफिक्र रहना। क्वेश्चन नंबर 2 ए में रजिस्ट्रेशन वाले पहले क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग टर्नओवर और आईटीसी को कैसे एडजस्ट करते हैं वो क्वेश्चन लेंगे, और नेट टैक्स लायबिलिटी वाले क्वेश्चन लेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप ध्यान दो, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स, टैक्स किस पे? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। आप गुड्स बेच रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। याद रखना, जीएसटी इज एप्लीकेबल अगर आपका टर्नओवर ऑफ सप्लाई या सेल बोलो, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, या दोनों मिला के एक प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सीड कर दी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सर कितनी लिमिट है? तो वो अब हम देखेंगे। वो अगर लिमिट क्रॉस हो गया, मतलब मेरे साल भर का सेल, मान लो मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूँ और मैं एक लिमिट क्रॉस करता हूँ, पूरे साल में इतने अमाउंट का सेल एक्सीड कर दिया, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा। या मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरा एक लिमिट होगी एक अमाउंट की, 20 लाख 40 लाख। अगर वो मैंने क्रॉस कर दिया, साल भर का सेल इतना मेरा अमाउंट क्रॉस होता है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा। या मैं दोनों प्रोवाइड करता हूँ, मैं गुड्स भी बेचता हूँ, मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता हूँ और आफ्टर सेल सर्विस भी देता हूँ, दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी भी एक लिमिट होगी। वो एक्सीड हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ध्यान देना, ये मेन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। बोलते रजिस्ट्रेशन कब करना होगा? अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स सर्विस या बोथ। यहाँ पर गुड्स अलग है, सर्विस अलग है। मैं जो पहला केस सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों होगा। तो लिमिट है कितने की? 10 लाख। मैंने एक शॉर्टकट दिया है, त्रिनामामी, मतलब त्रिपुरा, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम। आपने क्वेश्चन रीड किया और स्टार्टिंग में दिख रहा है इनमें से कोई नाम, और वेरियस मल्टीपल आपने अमाउंट का सप्लाई किया है, और उसका टोटल अगर 10 लाख से ज्यादा होता है, इन स्टेट में है वो पर्सन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर 10 लाख क्रॉस हो गया तो। दूसरा केस है 10 लाख की जगह 20 लाख, फिर चाहे आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। लिमिट है 20 लाख। कौन से स्टेट का? शॉर्टकट दिया अरुण की स्कीम में 4 गर्लफ्रेंड, ऐसे याद रखो। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, 4 गर्लफ्रेंड मेघालय, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, साथ में एक आसाम भी आएगा। अगर इन स्टेट्स में हो आप और आप सेल कर रहे हो, फिर चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपका लिमिट 20 लाख क्रॉस होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, एक पर्सन है वेरियस सप्लाई कर रहा है, हमने देख लिया इनमें से किसी एक स्टेट में आता है और उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया है, हम उसे कहेंगे कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक्सीड करना चाहिए 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये स्टेट्स नहीं है, अदर कोई स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब, तो अगर गुड सप्लाई कर रहे हो, गुड सेल कर रहे हो, सिर्फ सामान बेचते हो आप, तो आपका अगर 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होता है तो ही रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो 20 लाख क्रॉस हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर, हम इन स्टेट्स में नहीं हैं, लेकिन हम गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें से लोअर अमाउंट कौन सी है? 20 लाख। तो आपका 20 लाख टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। चलो, बस ये इसे एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई नाम नहीं है तो 40 लाख का गुड्स और 20 लाख का सर्विसेज क्रॉस हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं सेल की बात कर रहा था, तो चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विसेज, इतना ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स के लिए। मिस्टर विजय इज अ न्यू डीलर एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स, ये सिर्फ गुड्स बेचता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ऑन विच डे, अलग अलग तारीख पे ट्रांजेक्शन है, फाइंड आउट कौन सी तारीख को ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देख रहे हो यहाँ पे परचेज है, टैक्सेबल, टैक्स फ्री। मुझे ना परचेज चाहिए टैक्सेबल, ना चाहिए मुझे टैक्स फ्री, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ सेल, तो हम सिर्फ सेल देखेंगे। सेल हाँ, टैक्सेबल टैक्स फ्री दोनों काउंट होगा। मुझे दिया है 4 अप्रैल को, कुछ भी सेल नहीं किया है हमने, बट आगे हर एक ट्रांजेक्शन हमने सेल किया हुआ। डन। बस मुझे इसका टोटल करना है और देखना है किस दिन 20 लाख नहीं 40 लाख क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये गुड्स में सर डील कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप ऐसा लिखोगे, एसएससी का नाम मिस्टर विजय, लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, जितने भी तारीख थे मैंने वो सब तारीख लिख दिए। जहाँ पे डैश था मैंने वो नहीं लिया, मैंने स्टार्ट किया 4 अप्रैल, 16 लाख, 1,40,000, और उसके बाद जितने भी है मैंने सब लिखे। देखो 30 अप्रैल को सेल नहीं हुआ है, मैंने 30 अप्रैल लिखा ही नहीं। चलो, मैंने कितना टैक्सेबल टैक्स फ्री सेल से वो लिख दिया। अब मुझे इसका टोटल करना है। टोटल मतलब टैक्सेबल और टैक्स फ्री का टोटल। तो देखो 16 लाख प्लस 1,40,000 कम्स टू 17,40,000। 5 लाख प्लस 11 लाख 16 लाख। 1 लाख प्लस 4 लाख 5 लाख। 5 lakh plus 1 lakh 50, 6 lakh 50. 1 lakh plus 3 lakh, 4 lakh. 50,000 plus 15,000, 65,000.
10 लाख प्लस 10,000 इज 10 लाख 10,000। अब मुझे इसका क्यूमुलेटिव करना है। क्यूमुलेटिव मतलब सबसे पहला 17 लाख 40, इसमें नेक्स्ट डे कितना सेल किया वो ऐड कर दो। चलो करो, 17 लाख 40 प्लस 16 लाख, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, है 17 लाख 40 प्लस 16 लाख कम्स टू 33 लाख 40। नेक्स्ट डे का टोटल करेंगे, 5 लाख ऐड करेंगे, 38 लाख 40। नेक्स्ट ऐड करेंगे 6 लाख 50 which comes to 44 lakh 90। नेक्स्ट ऐड करेंगे 4 लाख which comes to 48 lakh 90,000। नेक्स्ट ऐड करेंगे 65,000 which comes to 49 lakh 55,000। नेक्स्ट ऐड करेंगे 10 लाख 10,000 59 lakh 65,000। अब ये एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स था ना, तो गुड्स के केस में आपका टर्नओवर कितना क्रॉस होना चाहिए, 40 लाख। 40 लाख 40 लाख कब क्रॉस हुआ, 2 ऑफ मई 2021, यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो बस उस दिन रजिस्ट्रेशन करना है। मिस्टर कौन है, मिस्टर विजय, मिस्टर विजय सप्लाई गुड्स, his turnover exceeds rupees 40 lakh on 2nd May 2021, thus he is liable for registration from that day। अब इसे कितने दिन में रजिस्ट्रेशन करना है, 30 डेज। अब चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो इसका 40 लाख जिस दिन क्रॉस हुआ उस दिन से ये रजिस्ट्रेशन के लायबल हो गया। 30 दिन के अंदर इसे रजिस्ट्रेशन करना। 7 मार्क्स फ्री के इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ बेटा, कहाँ से आवाज आया? चलो क्वेश्चन 2 में बोला है, शिल्पा स्टार्टेड अ बिजनेस इन अप्रैल 2021, फाइंड आउट फ्रॉम विच मंथ। पिछली बार डे पूछा था, इस बार मंथ दिया है, तो बोलते कौन से मंथ से रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। फ्रॉम विच मंथ शी विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टू पे जीएसटी एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट, गिव रीजन। तो नीचे हम लोग कमेंट लिख देंगे। अगेन मुझे यहाँ पे परचेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ सेल जो टैक्सेबल है और टैक्स फ्री दोनों। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, शिल्पा एसएससी का नाम, लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने जैसा दिया था वो सब ड्यूरेशन का, सेल्स लिख दिया, टैक्सेबल टैक्स फ्री। अब इसका टोटल करेंगे, 14 लाख प्लस 2 लाख 50 16 लाख 50, 2 लाख प्लस 2 लाख 60 4 लाख 60। पहले क्वेश्चन में गुड्स और सर्विसेज में स्पेसिफाई किया था गुड्स, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम लोग लोअर वाला लिमिट ले लेंगे 20 लाख। यहाँ पे आया 1 लाख प्लस 6 लाख 50 7 लाख 50, 4 लाख प्लस 2 लाख 80 6 लाख 80, 2 lakh 50 plus 7 lakh 50 is 10 lakh, 3 lakh 26,000 plus 4,500 is 3 lakh 30,500,
7,000 plus 84,000 is 91,000. अब मुझे 20 लाख कब क्रॉस हो रहा है वो चेक करना है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव करते वक्त 16,50 में ऐड किया मैंने 4,60,000, तो ये हो गया 21,10,000 क्रॉस हो गया 20 लाख। अब चाहो तो इसके आगे टोटल करते रहो या मत करो, आपका 20 लाख जिस दिन क्रॉस हो गया आपका कैलकुलेशन हो गया खत्म। मिस शिल्पा नहीं, कंपलसरी नहीं टेबल कंप्लीट करना, आपका 20 लाख क्रॉस हो गया वहाँ पे स्टॉप करो। पिछली बार भी देखो 40 लाख क्रॉस हो गया था, हमने फिर भी टोटल किया। चाहो तो ऐसा करो, या तो जहाँ पे आपका 20 लाख या 40 लाख क्रॉस होता है वहाँ पे स्टॉप। मिस शिल्पा इज, अब देखो मैं अलग तरीके से कमेंट दे रहा हूँ, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन if the turnover exceed rupees 20 lakhs. The turnover exceed rupees 20 lakh in the month of July. Thus, she is liable for registration. अब जैसा चाहो आप वैसा कमेंट दे सकते हो, ये आपकी विश। डन, ये समझा। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर अनिकेत, रेसिडेंट ऑफ मणिपुर, त्रिनामामी, MA, मणिपुर। मणिपुर मतलब पहला कैटेगरी, याद है क्या नहीं याद है? मणिपुर, इसका अगर टर्नओवर फिर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, 10 लाख क्रॉस हो गया, रजिस्ट्रेशन उस दिन से हो। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाले है, ऊपर माउंटेन एरिया, हिली रीजन, यहाँ पे सेल बहुत कम होता है, बिजनेस कम है, इस वजह से लिमिट भी कम है, ये पहुंचेंगे नहीं 20 लाख 40 लाख पे, तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। Provides you the following information regarding supplies made by him, determine his eligibility for registration under relevant goods and service tax law. अब इसने बताया कि भाई इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल सप्लाई किया है, सप्लाई एग्जेम्प्ट वाला किया है। इनवर्ड सप्लाई तो मतलब आपका परचेज हो गया, इनवर्ड आया है तो परचेज नहीं लोगे, हमें सिर्फ सेल चाहिए ना, तो इनवर्ड सप्लाई नहीं लेना। उसके बाद इंट्रास्टेट सर्विसेज, अभी देखो यहाँ पे गुड्स बेच रहा है, यहाँ पे सर्विस दे रहा है, दोनों कंसिडर हो जाए। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स होली एग्जेम्प्ट हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस परचेज मत ले लेना। फिर इंट्रास्टेट सर्विस एग्जेम्प्ट है, चलेगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब जो परचेज किया है उसे आप कर दो डैश, वो नहीं लोगे आप, बाकी आप सब लोगे, जैसे कि 25,000 6 लाख, यहाँ पे आ गया 25,000, यहाँ पे आ गया 6 लाख, उसके बाद 3 लाख 1,50,000, 3 लाख 1,50,000, 78,000, इसका टोटल करेंगे 25,000 प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 78,000, 11,53,000। अब इसे कमेंट करने का तरीका कैसे? पहले आप लिख दो कंडीशन क्या है, फिर बता दो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, फिर बता दो रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं। मिस्टर अनिकेत of Manipur
special category state is liable for registration if the aggregate turnover exceed rupees 10 lakh. Mr. Aniket is liable for registration as the aggregate turnover exceed rupees 10 lakh within 30. हाँ, अमाउंट आप लिख सकते हो 11,53,000, ये आपकी विश, जैसा चाहो वैसा कमेंट दे सकते हो। डन। चलो और कैसा क्वेश्चन आएगा। मिस्टर मुकुंद रेसिडेंट ऑफ आसाम, आसाम सेकंड वाला कंडीशन 20 लाख बता दूं। आसाम आ गया, फिर चाहे गुड्स या सर्विसेज है, 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड हुआ तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलो, मिस्टर मुकुंद रेसिडेंट ऑफ आसाम प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding supplies made by him, determine the eligibility for registration under relevant goods and service tax law। अब देखो क्या किया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, पहले तो बात है एग्रीकल्चर के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। कल्टीवेटेड बाय फैमिली मेंबर, अब खुद के लिए फैमिली मेंबर ने कल्टीवेट किया है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये आपको लिस्ट ध्यान रखनी है, सो दैट एग्जाम में जब ऐसा आए तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि भाई किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट बोला है इंट्रास्टेट गुड सप्लाई किया, इंट्रास्टेट गुड सप्लाई किया जो होली एग्जाम्प्ट है, एक्सपोर्ट भी किया तो भी कंसिडर करेंगे। इंट्रास्टेट गुड्स टैक्सेबल सप्लाई किया है, इंट्रास्टेट सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों है। सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मुकुंद। अब यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो डैश आ जाएगा, उसके बाद 95,000, 80,000, 80,000, उसके बाद 135, 880, और लास्ट है आपका 2,40,000, 14,30,000। डन। कौन है, मिस्टर मुकुंद। अब ये तो क्रॉस नहीं हुआ, मिस्टर मुकुंद ऑफ आसाम स्पेशल कैटेगरी स्टेट will be liable for registration if the aggregate turnover exceed 20 lakh, बराबर। As the aggregate turnover does not exceed the prescribed limit of rupees 20 lakh, thus Mr. Mukund
is not liable for registration. Done? अब वो क्रॉस ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन क्यों करेगा? सौ मार्क्स, 7 मार्क्स का है तो एक आध मार्क्स तो हो गई ना रीजन का। ये कौन सा सवाल हुआ? चलो अगेन मिस्टर मुकुंद ही आया। Mr. Mukund, resident of Assam, provide you the following information regarding supplies made by him. Determine the eligibility of registration. सर्विस चार्ज विद इन स्टेट कंसिडर किया जाएगा। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट किया है सिंगापुर को। इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल 5% वाला है। इंट्रा स्टेट सर्विस प्रोवाइड किया है, इंट्रा स्टेट गुड्स सप्लाई किया, होली एग्जाम, ये तो सारे ही आ गए। टोटल करो जरा। $23 लाख। डन। हाँ भाई, ये भी आसाम का है। 20 लाख क्रॉस हुआ तो रजिस्ट्रेशन करना है, ये 20 लाख क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन करना है। आ जाएगा ये सॉल्व करने। क्वेश्चन 6, मेसर साठे ब्रदर्स प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन of their business from the state of Maharashtra during the month of October 21. Are they liable to get registered under GST? If yes, from when? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है, महाराष्ट्र का है तो ना ये त्रीना मामी है ना ये अरुण की स्कीम में 4 गर्लफ्रेंड, स्पेशल कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में तो गुड्स है तो 40 लाख, सर्विसेज है तो 20 लाख। गुड्स और सर्विस दोनों है तो 20 लाख। अब यहाँ पे गुड्स सप्लाई हो रहा है, एग्जाम सप्लाई सूरत में किया है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स महाराष्ट्र में किया है। इनवर्ड का मतलब परचेज नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये तो अलग ही काउंट होता है। और उसके बाद गुड्स सप्लाई टू नंदुरबार और सर्विसेज दोनों आ गया। यहाँ पर सर्विस भी दिया है, गुड्स भी दिया है, डन दोनों, और दोनों है तो 20 लाख क्रॉस होना चाहिए। 20 लाख क्रॉस हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलो ठीक है, 3,17,500 हमने लिख दिया यहाँ पे, 3,17,500। उसके बाद 2,10,000, 11,50,000, 2,10,000, 11,50,000। उसके बाद इनवर्ट तो नहीं आएगा, 350, 175, 3,50,000, 1,75,000। कोई पर्टिकुलर आइटम नहीं आ रहा है, आपको उसे लिख के डैश करना है तो वैसे करो, नहीं तो लिखो ही मत। टोटल कितना आया? 3,17,500, 2,10,000, 11,50,000, 3,50,000, इधर 22,02,500। डन। अब इन्होंने पूछा है अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कब। तो भाई यहाँ पे तो हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन है। अगर मैं टोटल करते रहूँ 20 अक्टूबर से, तो अगर मैं एक एक करके टोटल करूँ 3,17,500 प्लस 2,10,000 प्लस 11,50,000, तो अभी भी 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, प्लस 3,50,000। हाँ, यहाँ पर आपका 20 लाख क्रॉस हो गया। ये डेट क्या था? 20 अक्टूबर। डन। कंडीशन लिख देना कि भैया ये तो महाराष्ट्र का स्टेट का पर्सन है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। इसका टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो रहा है, कब? 20 अक्टूबर 21 को। तो उस दिन से वो लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना। ये कमेंट टेबल बना के वो टोटल क्यूमुलेटिव वाला भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
सिर्फ गुड्स और सर्विस नहीं है तो 40 लाख। बेटा गुड्स और सर्विसेज दोनों थे ना, गुड्स गुड्स गुड्स, सर्विस भी तो थी साथ में। दोनों मिला के 20 लाख क्रॉस होना। हाँ हाँ, चलो देखो क्वेश्चन देने के तरीके अलग अलग है उनके। इधर बेस कैसे भी आप सॉल्व कर सकते, दो तरह से सॉल्व किया हमने। State with reason whether the dealer is required to get registered under GST or not. अब हर एक कंडीशन का अलग अलग जवाब होगा, ठीक है। अब ये बोला अ ट्रेडर इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, सेकंड कैटेगरी, रीना मामी नहीं, अरुण वाला। उत्तराखंड हिली रीजन है, 20 लाख क्रॉस होना चाहिए। मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ ट्रेडर इन उत्तराखंड फॉर अ वैल्यू 19,50,000। क्या इसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों? 20 लाख क्रॉस नहीं किया। रजिस्ट्रेशन not required person of special category state turnover does not exceed ₹20 लाख। जैसा चाहो वैसे आप अपना रीजन। अब ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अब ये टोटल नहीं करना है, अब रीजन इंडिविजुअल बेसिस पे। सेकंड, अब सेकंड में बोला है मैसर सिद्धि एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन मेरठ। मेरठ है तो ऑब्वियसली बात है स्पेशल कैटेगरी नहीं है। गुड्स है तो 40 लाख, सर्विस है तो 20 लाख। सप्लाइज टैक्सेबल सर्विसेज, सर्विसेज है तो 20 लाख ऑफ ₹15 लाख विद इन मेरठ। अब देखो ये टैक्सेबल सर्विसेज है, 20 लाख क्रॉस हुआ नहीं हुआ। अब 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना यहाँ पे विद इन मेरठ बोला है। ध्यान देना, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज विद इन स्टेट होगा तो हम चेक करेंगे हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, मतलब अमेजोन ये सब पे बेचते हो, तो भैया यहाँ पे तो अमेजोन पे आप अपना सामान बेच रहे हो तो ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है, तो अदर स्टेट हो गया, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप आते हो तो कंपलसरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर चाहे आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये तो विद इन द स्टेट था, विद इन मेरठ बेच रहा है, विद इन स्टेट है, तो भैया हमें चेक करना है क्रॉस हो रहा है कि नहीं। 20 लाख, 20 लाख क्रॉस हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड aggregate turnover does aggregate turnover for supply of services
does not exceed rupees 20 lakh. डन. सेकेंड हो गया, थर्ड पे चलते. मिस्टर रॉजर बॉन्ड, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का नहीं, बाहर किसी कंट्री का है. सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹5 लाख इन पुणे. देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो हमें चेक करना है लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं. अगर आप इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हो या ई कॉमर्स से ऑपरेट कर रहे हो तो आप तो भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए. आपको ₹1 का भी सेल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन करना है. अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो भाई ये कंडीशन इन सब पे एप्लीकेबल हो जाता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट इज नॉन रेसिडेंट? इंडिया का पर्सन नहीं है, इंडिया आके सामान बेच रहा है, गवर्नमेंट छोड़ेगी उसे? तो बोलेगी भैया तेरे को तो पहले ही पकड़ेंगे हम, तुम्हें तो बिजनेस शुरू करने के 5 दिन पहले ही एडवांस में रजिस्ट्रेशन करना है और एडवांस में टैक्स भी भरना है, कल को तुम भग गए तो. दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, दिल्ली में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं दिल्ली में जाके अपना सामान एग्जीबिशन में दिखा रहा हूँ. अच्छा दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेच रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है, बिजनेस करने से 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. अब ये सब चीज़ें MCQ में पूछेंगे वो, ठीक है. तो अब ये तो भाई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर. थर्ड केस, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. नॉन रेसिडेंट is compulsorily required to get registered five days before supply of goods or services. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा. नेक्स्ट, रविंद्र, अ फार्मर, सेल्स एग्रीकल्चर गुड्स. फार्मर, एग्रीकल्चर, नो टैक्स. वर्थ 21 लाख, कितना भी करो, कल्टिवेटेड बाय हिम ऑन हिज ओन लैंड. Registration not required. फार्मर हो या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, is exempt from registration. डन. नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ. अब ऐसे क्वेश्चन 5-5 पॉइंट्स ही आएंगे आपको. मिस भावना सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. सिक्किम सेकंड वाला कंडीशन 20 लाख वाला. सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ 12 लाख. अभी अगेन ये 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है. registration not required. Person of special category state
turnover does not exceed rupees 20 लाख। डन। रजिस्ट्रेशन वाले सम किस तरह से आएंगे, ये तीसरा टाइप का जो आपको रीजनिंग बेसिस पे देना है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन नंबर 2 रजिस्ट्रेशन और आपका नेट टैक्स लायबिलिटी भी ढूंढना है। तो हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, नेट टैक्स आईटीसी का एडजस्टमेंट्स लेंगे और कैलकुलेट करके देंगे नेट टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा 15 मार्क के लिए आएगा। मिसेस उमा अ रजिस्टर्ड डीलर इन गुजरात। अब अगर इसने गुजरात के बाहर सप्लाई किया तो ध्यान देना, सप्लाई विद इन स्टेट, ये स्टार्टिंग में दिया ना वो कौन से स्टेट का, इंपॉर्टेंट है। सप्लाई विद इन स्टेट कर रहे हो तो मैं जितना भी, अगर सपोज मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, मैं किसी XYZ को सामान बेच रहा हूँ और उस सामान के ऊपर मैंने 18,000 रुपये GST ले लिया उससे। 1 लाख का गुड्स था, 18% कैटेगरी का गुड्स था, मैंने 18,000 रुपये GST लिया। तो ये 18,000 GST जब मैं उसे चार्ज करूँगा तो इसमें होगा थोड़ा CGST और थोड़ा होगा SGST। मतलब आधा अमाउंट चले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा चले जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। मान लो ये बिल बनाया मैंने सामान बेचा है, ठीक है। यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम होगा, मेरा एड्रेस होगा, मेरा GST नंबर होगा, यहाँ पर सामने वाले का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका GST नंबर होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा कि भाई क्या सामान बेच रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मैंने उसे प्रोजेक्टर बेचा, प्रोजेक्टर मान लो 50,000 का है, मैंने CGST चार्ज किया, मैंने SGST चार्ज किया। अब प्रोजेक्टर 18% की कैटेगरी में आ गया, मतलब 9% CGST, 9% SGST, 50,000 के ऊपर 9% आ गया 4,500, 4,500, तो ये आ गया 59,000। डन। मैं सामने वाले से 59,000 लूँगा, 50,000 मैं अपनी जेब में डाल लूँगा। मैं जब अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट करूँ, इस महीने का पेमेंट अगले महीने की 20 तारीख को, ध्यान देना आप जब रिटर्न फाइल करते हो। अब ये मान लो ये कौन सा महीना था, अगस्त मान लेते हैं, ठीक है। तो सितंबर में 11 तारीख को मैं GSTR 1 फाइल करूंगा, जिसमें मैंने कितना सेल किया है वो पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद में 13 तारीख आएगा सितंबर को। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो सामने वाला, सॉरी हाँ, मैं सेल कर रहा हूँ तो सामने वाला परचेज कर रहा है, तो वो भी तो रिटर्न फाइल करेगा अपनी 11 तारीख को। तो उसने जो भी मैंने सेल किया, उसने परचेज किया, अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग GSTR 2B। फिर आएगा 20 तारीख को मुझे पेमेंट करना है, 3B। अब जब मैं पेमेंट करूंगा, मान लो एक ही सेल किया मैंने, एक सेल किया मैंने, यही एक बिल है, तो मैं जब पेमेंट करूंगा 20 तारीख को 4,500 CGST, 4,500 SGST में पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ पे। ये तो हो गया विद इन स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। तो क्या क्या चार्ज हुआ, CGST SGST। लेकिन अगर सपोज यही प्रोजेक्टर मैंने बेचा है
सप्लाई आउटसाइड स्टेट, ठीक है, मैंने किसी और स्टेट में बेचा है और अगेन मैंने 18,000 रुपया जीएसटी चार्ज किया है, ये पूरा का पूरा ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी, ये हो जाएगा आईजीएसटी, और यहाँ पर ना ये होगा ना ये होगा, सीधा आईजीएसटी चार्ज होगा 9,000, बिल 59,000 का ही बनेगा इंटर स्टेट में, ठीक है। चलो अब आपको बिल देख के समझ में आ गया क्या था। ऐसे ही मिसेस उमा ने जो रजिस्टर है ऑलरेडी गुजरात में, provides you the following details for the month of January 2022. Calculate her net tax liability, कितना जीएसटी भरना होगा उसे। अब देखो यहाँ पे सेल किया है, गुजरात का पर्सन है, मुंबई में बेच रहा है, तो क्या क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि आउटसाइड स्टेट हो गया। फिर उसने सोल्ड किया पंजाब में, गुजरात का पर्सन आउटसाइड स्टेट पंजाब में बेच रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। फिर उसके बाद में वो सोल्ड कर रहा है राजकोट, अब राजकोट जो है गुजरात में नहीं आता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। भावनगर गुजरात में आता है, तो यहाँ पे उल्टा बता दिया मैंने, मुंबई में बेच रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा पंजाब में बेच रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा राजकोट में बेच रहा है, आईजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा भावनगर में बेच रहा है, भावनगर तो विद इन द स्टेट हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। मेरठ गुजरात में नहीं आता है, तो आईजीएसटी चार्ज होगा। अब ये परचेज कर रहा है, यहां तक आपका सेल था, ठीक है। अब ये परचेज में भी सोचना ऐसे ही है। अब ये जहां से खरीद के बेच रहा है, तो जहां से खरीदा वो मेरठ से खरीदा था, गुजरात के बंदे ने मेरठ से खरीदा, तो इसे चार्ज हुआ रहेगा आईजीएसटी। गुजरात का बंदा है सूरत से खरीद रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन द स्टेट। गुजरात का बंदा कानपुर से सामान खरीद नहीं रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये सेल है, ये दोनों परचेज है। प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड मतलब सेल कर रहा है, सर्विसेज के केस में हम सेल नहीं बोलते, प्रोवाइड बोलते हैं। और ये अवेल कर रहा है मतलब परचेज कर रहा है, अवेल किया सर्विसेज। तो अब इसने प्रोवाइड किया है, सेल किया है कानपुर में, अब कानपुर में प्रोवाइड कर रहा आउटसाइड स्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद में ये प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वापी, वापी गुजरात में आता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में ही आता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मथुरा में, मथुरा आउटसाइड स्टेट है, आईजीएसटी। अब ये अवेल कर रहा है, परचेज कर रहा है सर्विसेज आगरा से, गुजरात का बंदा आगरा दूसरे स्टेट से सर्विस ले रहा है, आईजीएसटी चार्ज होगा। गुजरात का बंदा वडोदरा से सर्विस ले रहा है विद इन द स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी। मैं क्या करूंगा, सेल में से मैंने जब सेल किया, लोगों से जीएसटी दिया, गवर्नमेंट को देना है, मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ भैया जब मैंने खरीदा था मुझे भी जीएसटी लगा है, मैं वो माइनस करके आपको दूंगा। गवर्नमेंट बोलती बराबर है। जो आप परचेज करते हो उस वक्त पे जब आप अपनी जेब से जीएसटी देते हो, तो उसका बेनिफिट आप लोगे जब आप सेल कर रहे हो, क्योंकि मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ। फाइनल कंज्यूमर की जेब से जीएसटी जाना चाहिए। मैं तो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच रहा हूँ, तो मैं खरीदते वक्त जो भी जीएसटी भरूंगा वो मैं माइनस करके पे करूँगा। मान लो मैंने सेल किया और मैंने इकट्ठा किया, जीएसटी इकट्ठा किया है मान लो 1 लाख, लेकिन जब मैंने परचेज किया था तब मैंने 80,000 का जीएसटी अपनी जेब से दिया, तो 1 लाख क्यों दूं मैं गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि भाई 80,000 तो मैं अपनी जेब से दिया, मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, तो माइनस करके आपको 20,000 का जीएसटी पे करना।
गवर्नमेंट बोलती है ठीक है ये 80,000 है। दूसरा तरीका देखते हैं, मैंने सेल किया और मैंने इकट्ठा किया 1 लाख का जीएसटी। जब मैंने परचेज किया था मैंने ज्यादा सामान खरीदा, पूरा बिका नहीं है, तो उस वक्त पे परचेज के वक्त मैंने 1,50,000 का जीएसटी पे किया। ठीक है भाई, ये तो मेरी जेब से ज्यादा चले गया, ये -50,000। इसका क्या करेंगे, इसका बेनिफिट मैं अगले महीने जब सेल करूंगा तब माइनस कर लूंगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो वही हुआ यहाँ पे, बोलते हैं एक्सेस क्रेडिट जो सेट ऑफ करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट 30%, 30:70 के रेशियो में ये एक्सेस क्रेडिट आपका आईजीएसटी का पिछले महीने का बाकी है। देखो ये कौन सा महीना है, जनवरी। नवंबर के मंथ का कुछ जीएसटी पेंडिंग था जो मैंने परचेज करते वक्त पे किया हुआ था, जिसका बेनिफिट मैं ले नहीं पाया, इसका बेनिफिट मैं दिसंबर में भी ले नहीं पाया, तो ऑब्वियसली बात है जनवरी में लूंगा। तो जनवरी में ये आईजीएसटी का बेनिफिट मैं लूंगा। ठीक है, चलो अब ऐसे जो सम है रजिस्ट्रेशन के, ये हम नेक्स्ट सम में इसको क्लियर देखेंगे किस तरह से इसे सॉल्व करना है। फिलहाल हमने रजिस्ट्रेशन पूरा देख लिया है, नेट टैक्स लायबिलिटी हम अगले लेक्चर में